नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 3 मार्च 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक द हिंदू का, 2 अलग से अलग अलग न्यूज़पेपर्स के। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे बिजनेस लाइन का, स्कूल्स में रिफॉर्म से संबंधित। अच्छा आर्टिकल है। आमतौर पर हम एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो पॉइंट्स ज़्यादा अच्छे नहीं होते, घिसे पिटे पॉइंट होते हैं, लेकिन आज के इस आर्टिकल में स्कूलों में रिफॉर्म से संबंधित कुछ इनोवेटिव पॉइंट्स हैं। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे द हिंदू का, इंडिया का यूक्रेन वार के ऊपर स्टैंड से संबंधित। कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था ना, उसमें राइटर ये बोल रही थी कि इंडिया को रशिया को कंडेम करना चाहिए। रशिया को कंडेम करना मतलब नाटो या फिर यूएसए का सपोर्ट करना नहीं है, लेकिन आज इस आर्टिकल में अलग पॉइंट्स हैं, मतलब एक अलग स्टैंड मिलता है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो हीट वेव से संबंधित डिस्कस करेंगे। फरवरी में इतना ज़्यादा गर्मी देखने को मिली, क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब हो रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है, सब डिस्कस करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। आप एक बात बताइए, लीडर और बॉस में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड बॉस? मैं आपको एक स्टोरी की सहायता से बताता हूं, आप यूज भी कर सकते हो कंसाइज वे में कहीं ना कहीं पे। एक बार क्या हुआ, जॉर्ज वाशिंगटन अपने घोड़े पर कहीं जा रहे थे। ये उन दिनों की बात है जब अमेरिकन रेवोल्यूशन का वार चल रहा था, मतलब अमेरिका में इंडिपेंडेंस संबंधित वार चल रहा था। तो उस समय जॉर्ज वाशिंगटन अपने घोड़े पे कहीं जा रहे थे। उन्होंने देखा कि ना कुछ सोल्जर्स ट्रेंच खोद रहे हैं। वार में ट्रेंच खोदते हैं ना, खड्डा खोदते हैं, फिर खड्डे में खड़े होके सोल्जर्स खड़े होते हैं और सामने से आ रही सेना का मुकाबला करते हैं। तो वो खड्डा खोद रहे थे, मतलब ट्रेंच खोद रहे थे, और थोड़ा सा दूरी पर एक पर्सन चिल्ला रहा था उन सोल्जर्स पर, ऐसा करिए ऐसा करिए। वो जो पर्सन चिल्ला रहा था ना, वो था कॉर्पोरल। यूएस की आर्मी वगैरह में कोई पोस्ट होती है, जैसे हमारे होते हैं ना लेफ्टिनेंट, मेजर, कैप्टन, वहां की एक पोस्ट है कॉर्पोरल। तो कॉर्पोरल सोल्जर्स पर लगातार चिल्ला रहा था, ऐसे मत खोदिए। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो अपने घोड़े पर सवार थे, वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कॉर्पोरल से पूछा कि आप इन सोल्जर्स की हेल्प क्यों नहीं करते? तो कॉर्पोरल ने रिप्लाई दिया, जानते हो मैं कौन हूं, मेरी पोस्ट क्या है? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने पूछा, हाँ बताइए क्या पोस्ट है? उसने बोला, मैं कॉर्पोरल हूं, कॉर्पोरल काम नहीं करता, सिर्फ ऑर्डर देता है। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या किया, वो अपने घोड़े से उतर गए और जो सोल्जर्स ट्रेंच खोद रहे थे ना, उनके साथ लग गए और ट्रेंच खोदने लगे, उनकी मदद करने लगे। जब सारा काम कंप्लीट हो गया ना, तो उन्होंने कॉर्पोरल से फिर कहा, अगली बार अगर आपकी जो पोस्ट है कॉर्पोरल की, वो आड़े आए ना सोल्जर्स की मदद करने में, तो अपने कमांडर इन चीफ को याद कर लेना। तो मतलब कॉर्पोरल को समझ में आ गया कि जिस पर्सन ने इनकी मदद की है वो पूरी मिलिट्री का चीफ है, पूरी मिलिट्री का कमांडर है। जॉर्ज वाशिंगटन कमांडर इन चीफ है। तो देखो ये फर्क होता है लीडर और बॉस में। बॉस सिर्फ ऑर्डर देता है, लीडर टीम के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करता है, टीम का सहयोग करता है। जैसे कई बार आप देखते हो ना, किसी भी देश की आर्मी में, मतलब इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं, सबसे पहले गलवान वैली की एक वीडियो वायरल हुई थी। मणिपुर के एक मेजर थे सोयबा करके, सबसे आगे वो थे। जैसे जब चाइना की आर्मी वहां पे खड़ी थी ना, तो सबसे पहले कौन आया? मेजर आए, उनके पीछे बहुत सारे सैनिक थे। मेजर ने चाइनीज सैनिक को धक्का दिया। तो ये निशानी होती है लीडर की। लीडर भीड़ के पीछे, मतलब अपनी टीम के पीछे छुप के काम नहीं करता, लीडर फ्रंट से खेलता है, बिल्कुल आगे आके। तो ये लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये डिफरेंस है लीडर और बॉस के बीच में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल स्कूल्स में रिफॉर्म्स लाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2023 सामने आई। इसमें यह कहा गया, कोविड-19 की वजह से ना, जब महामारी आई तो आपको पता है स्कूल्स बंद हो गए, बच्चे स्कूल्स नहीं जा सके। दूसरी क्लास का, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, दूसरी क्लास में उसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब सीखना है, वो नहीं सीख पाया। तो लर्निंग आउटकम ना बच्चों की बहुत कम हो गई। अब कायदे से ऐसा होना चाहिए कि दूसरी क्लास के बच्चे को सब्ट्रैक्शन, एडिशन ये सब आना चाहिए, लेकिन उसे नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्कूल गया ही नहीं वो 2 साल से। अब कहने को वो तीसरी क्लास में हो गया, बट
एक दूसरी क्लास के बच्चे को जो कुछ आना चाहिए वो भी उसे नहीं आता, जबकि वो कायदे से ऑफिशियली पेपर्स में तीसरी क्लास में है। यानी लर्निंग का जो गैप है ना, बहुत ज़्यादा आ गया कोविड-19 की वजह से। जब महामारी आई तो बोला गया था कि बहुत सारे बच्चे वापस नहीं आएंगे स्कूल्स में, क्योंकि कोविड के कारण गरीबी काफ़ी ज़्यादा आ गई है और बहुत सारे बच्चे स्कूल को छोड़ देंगे। ऐसा हुआ भी, लेकिन देखो प्राइमरी एजुकेशन में तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे स्कूल में आ गए हैं। वैसे भी जिन बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है ज़्यादातर वो चाइल्ड लेबर में लग जाते हैं, तो वो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं। लेकिन प्राइमरी क्लासेस का जो बच्चा होता है, प्राइमरी स्कूल का, वो छोटा बच्चा होता है, तो वो सारे स्कूल वापस आ गए हैं। लेकिन देखो अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल में इतना अच्छा नहीं है कि हम उन्हें बेहतर स्कूलिंग प्रोवाइड कर सकें। एक बात बताइए, आज के समय में स्कूलों में जो बच्चे हैं ज़्यादातर आपको भी पता है गरीब परिवारों के बच्चे हैं। वो लोग जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में नहीं भेज पाते, वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सन को भेज दिया, यानी बेटे को भेज दिया प्राइवेट स्कूल में। पैट्रियार्की के कारण लगता ये है कि बेटों की एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लड़की को भेज दिया सरकारी स्कूल में ये सोच के कि लड़की तो पराया धन है, तो थोड़ी बहुत उसे एजुकेशन दिलवाई जाए ताकि शादी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो जाएं, और उसके बाद बस उसकी मतलब उस पर ज़्यादा खर्चा ना किया जाए, उसके बाद सरकारी स्कूल में पढ़वा के उसे हटा लिया जाए। तो आमतौर पे देखो सरकारी स्कूलों के ये हालात हैं। अगर सरकारी स्कूलों में सिचुएशन इंप्रूव होती है तो एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा? गरीब परिवारों को फ़ायदा होगा सबसे ज़्यादा। इससे ज़्यादा अच्छा काम कोई दुनिया में हो नहीं सकता अगर सरकारी स्कूलों में हम सिचुएशन को इम्प्रूव करते हैं। राइटर ना अब कुछ सजेशंस देते हैं स्कूलों में हम कैसे रिफॉर्म्स ला सकते हैं। सबसे पहला सजेशन तो ये है, स्कूलों का आप कायाकल्प कीजिए। स्कूल अच्छे दिखने चाहिए। सरकारी स्कूल की पिक्चर जब भी हमारे मन में आती है तो ऐसा आएगी, टूटा फूटा स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, टॉयलेट्स की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, बड़ी बड़ी घास उगी हुई है, कोई बाउंड्री नहीं है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी पिक्चर हमारे मन में आती है। प्राइवेट स्कूल्स अच्छे से वेल मेंटेन्ड होते हैं, तो ना सरकारी स्कूल कम से कम अच्छे दिखने चाहिए। बच्चों का मन तो लगे कि हाँ यार ऐसी बढ़िया जगह हम पढ़ने जा रहे हैं। इस दिशा में देखो उत्तर प्रदेश सरकार का एक मिशन है, प्रोग्राम है मिशन कायाकल्प। इस प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूलों को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, बच्चों का वहां पे आने को मन करे। नेक्स्ट सजेशन ये है, स्कूलों की जिम्मेदारी ना अभी स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है सरकारी स्कूलों की, क्यों ना इसे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिया जाए। जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्राम पंचायत है, लोकल लेवल पे, शहरों में बात करें तो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, इनको दे दो। या फिर आप जो वुमेन कलेक्टिव्स हैं, वुमेन कलेक्टिव्स जैसे वुमेन का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इनको स्कूल चलाने के लिए दे दो। पैसा दो इनको, फंक्शनरीज भी दो, टीचर्स आएंगे अलग से, लेकिन मेन जिम्मेदारी इनकी हो ना कि स्टेट गवर्नमेंट की। इनके पास जिम्मेदारी हो लोकल गवर्नमेंट को या फिर वुमेन कलेक्टिव को, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, कि आप अपनी मर्जी से वैकेंसी फिल कर सकते हो रैशनलाइजेशन के हिसाब से, और अपने आसपास ही कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल गांव में कोई ऐसा लड़का या लड़की है जिसने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है, तो उसे ही गांव में टीचर की पोस्ट दे दी जाए स्कूल में। ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि देखो वो गांव का ही बच्चा है जिसने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किया है, वो अच्छे से पढ़ाएगा अपने गांव के बच्चों को, और मॉनिटर कर रही होगी पूरी कम्युनिटी जैसे ग्राम पंचायत या फिर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब इन एसेंस अगर बोलूं तो स्कूल को ना लोकल कम्युनिटी के द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। लोकल कम्युनिटी स्कूल को चलाए, उनका इंटरेस्ट है स्कूल को चलाने में, क्योंकि कम्युनिटी के ही बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में। कम्युनिटी चाहेगी हमारे बच्चे ठीक से पढ़ें स्कूल में, वो ज़्यादा ध्यान देगी अच्छी गवर्नेंस पर। और इससे होगा क्या, मान लीजिए गांव का स्कूल चलाया जा रहा है ग्राम पंचायत के द्वारा, जो कि कम्युनिटी का एक एग्जाम्पल है, तो गांव के जो अमीर लोग हैं ना वो डोनेशन भी काफ़ी देंगे स्कूल में, क्योंकि लोकल ग्राम पंचायत के द्वारा ही स्कूल चलाया जा रहा है। तो जो धनाढ्य लोग हैं गांव के, वो डोनेशन देंगे कि स्कूल चलाने में मदद मिलेगी, बढ़िया बढ़िया गैजेट्स का सपोर्ट मिलेगा बच्चों को, जैसे लैपटॉप, टैबलेट आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। फिजिकल और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों इंप्रूव होगा, जो कि देखो जरूरी भी है।
ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चे ठीक से सीख सकें। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सजेशन ये है, सभी जो टीचर्स या फिर टीचर के जो एजुकेटर्स हैं ना, सबसे पहली चीज वो खुद ट्रेंड होने चाहिए गैजेट्स को यूज करने में और कोर्स के मटेरियल में। अगर टीचर्स ही बिल्कुल ट्रेंड नहीं है गैजेट्स के इस्तेमाल करने में, वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? तो सबसे पहले वो ट्रेंड होने चाहिए। गैजेट्स देखो बहुत सारे होते हैं क्लासरूम में, जैसे डिजिटल टीवी हो गया, आजकल ऑलमोस्ट सभी कोचिंग सेंटर्स डिजिटल टीवी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ना सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। बढ़िया बढ़िया एनिमेटेड वीडियो चला के बच्चों की लर्निंग को कॉम्प्लीमेंट किया जा सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, टीचर शुरू में कंसेप्ट बताए, फिर उस कंसेप्ट को फिजिकली समझाए 3D मॉडल से। टीवी में 3D मॉडल दिख रहा है, फॉर एग्जांपल हार्ट बताया टीचर ने कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उसको डिजिटल टीवी पर 3D मॉडल की सहायता से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो गैजेट्स है ना, वो फिजिकल टीचिंग को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। टीचर्स को मिड डे मील की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दी जाए। विलेज में देखो जो महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए कि स्कूलों में बच्चों को खाना खिलाना है। क्योंकि देखो टीचर्स मिड डे मील की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं ना, एक तो इनको उनका कामकाज प्रभावित होता है, वो अच्छे से टीचिंग पर फोकस नहीं कर पाते। दूसरा, ये जो स्कीम है मिड डे मील, उस पर भी फोकस नहीं कर पाते। गांव का सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा तो गांव की महिलाओं को खाना खिलाना है, गांव के ही बच्चों को जो स्कूल में पढ़ने आते हैं तो वो अच्छे से खाना खिलाएंगे। मिड डे मील स्कीम का भी इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होगा। और सुपरवाइजर हो सकते हैं पंचायत की कमेटी या फिर स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी। इसके बाद नेक्स्ट, गांव में पब्लिक लाइब्रेरीज बनवाई जाएं, और जो बच्चा स्कूल से पास आउट हो चुका है, हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहा है या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहा है, तो गांव में वो पब्लिक लाइब्रेरीज में आके पढ़ें और वॉलंटियर्स द्वारा ये लाइब्रेरीज मैनेज्ड हों। कर्नाटक ने इस मामले में काफ़ी अच्छा काम किया है, वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरीज का बढ़िया नेटवर्क है। पब्लिक लाइब्रेरीज का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है, अदरवाइज तो देखो जो सिविल सर्विसेज के हब्स हैं जहाँ पे, जैसे राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर, वहाँ पे आपने देखा होगा कि आजकल लाइब्रेरी कल्चर कितना ज़्यादा पनप रहा है। तो सरकार भी अपनी तरफ से लाइब्रेरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे एक्सपेंड कर सकती है। नेक्स्ट, स्कूलों में ना अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे साउंड बॉक्स हैं, वीडियो फिल्म्स हैं, खेल खेल में सीखने वाले जो गेम्स होते हैं, जैसे इस प्रकार से छोटे बच्चे जिससे आसानी से सीखते हैं, ये सब अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट, न्यूट्रिशनल, बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो ये जिम्मेदारी स्कूलों को लेनी चाहिए, ये इंश्योर करना कि बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। आंगनवाड़ी सेविका, आशा वर्कर्स, ANM, पंचायत सेक्रेटरीज, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए स्कूल में आने वाले बच्चों की वेलबींग के लिए। इससे भी ज़्यादा जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर होना चाहिए। मतलब लोकल गवर्नमेंट जो है स्कूलों की मैनेजमेंट में एक बड़ा रोल प्ले करें, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिटी लेवल पे कैंपेन चलाया जाए और बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनका रेगुलर इंटरेक्शन होना चाहिए स्कूल मैनेजमेंट के साथ में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को भेजें, स्कूलों से ड्रॉप आउट कम हो, बच्चों का फीडबैक पेरेंट्स को दिया जा सके। पेरेंट्स की जब इन्वॉल्वमेंट होती है ना बच्चों की टीचिंग में, तो बेहतर लर्निंग आउटकम इंश्योर की जा सकती है। और फाइनली, सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो ग्रांट आती है ना, वो पंचायत बेसिस पे या फिर अर्बन लोकल बॉडी पे बेसिस पे आनी चाहिए। जैसे कोई गांव है खड़गपुर, अब खड़गपुर गांव पंचायत को कितना पैसा मिलेगा ग्रांट से वो निश्चित होना चाहिए, ताकि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहे और पता लगे कि स्कूलों के लिए इतनी ग्रांट आ रही है, ये सीधा सीधा स्कूल के लिए यूज़ करनी है। उसके बाद फिर ग्राम पंचायत जो डोनेशन से कलेक्ट करना चाहती है, डोनेशन से कलेक्ट कर सकती है। और स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ना पैसा दोनों गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से भी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। और प्राइवेट सेक्टर को भी मोटिवेट किया जाए कि भैया आप CSR के तहत स्कूल्स अडोप्ट कर लो, भाई आप ही ये स्कूल चलाओगे। चलाने का मतलब चलाएंगे तो लोकल लेवल पे जो हमने बात की वुमेन कलेक्टिव्स या फिर लोकल पंचायत, बट जो पैसों की जरूरत है या फिर कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है आप खर्च करो, आपको वैसे भी CSR के तहत पैसा देना है तो आप स्कूल से अडोप्ट कर लो। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कैसे स्कूलों में रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो यूक्रेन वार के ऊपर इंडिया की पोजीशन से संबंधित है। कल हमने एक पक्ष डिस्कस किया था, आज विपरीत पक्ष है इस आर्टिकल में। GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट ये हमने कल भी डिस्कस किया था।
23 फरवरी 2023 को रशिया की यूक्रेन के ऊपर अटैक की एक साल पूरा हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी थी। तो इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया कि वार को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और रशिया अपनी सेना यूक्रेन से वापस लेके जाए। रेजोल्यूशन पास हो गया। 141 देशों ने इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया और 32 देशों ने एब्सटेन किया, इंक्लूडिंग इंडिया। और हैरानी देखो इस बात की थी, ज्यादातर देशों ने शुरू में जो स्टैंड लिया था ना, वार के स्टार्ट होने के बाद, जैसे रशिया यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ और सभी देशों ने कुछ ना कुछ स्टैंड लिया। जैसे इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया का कोई स्टैंड है ही नहीं, इंडिया न्यूट्रल है इस वार में। तो अभी तक ज्यादातर देशों का वही स्टैंड चला आ रहा है। इंडिया ने अभी तक रशिया को कंडेम नहीं किया है, बल्कि इंडिया ने रशिया से तेल परचेज किया है ताकि इंडिया में तेल की कॉस्ट कम हो सके। यह भी आरोप लगे इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो रशिया से तेल परचेज कर रहा है उसी पैसे से रशिया वार को जारी रखे हुए है। देखो तेल की अलग बात है, इंडिया रशिया से तेल नहीं लेगा तो कहीं और से ले लेगा, तेल के काफी सारे सोर्सेज हैं। बट डिफेंस परचेज की बात करें, इंडिया अभी जितना डिफेंस इंपोर्ट करता है ना, 46% सप्लाईज रशिया से आती हैं। तो एकदम से रशिया से हट के दूसरे देशों से डिफेंस इंपोर्ट करना ये मुमकिन नहीं है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे सर्विस रिलेटेड है। ऑलरेडी इंडिया ने मान लीजिए सुखोई वगैरह के विमान रशिया से खरीदे हुए हैं, तो मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट्स तो रशिया से ही आएंगे ना। जिससे विमान खरीदे हैं इक्विपमेंट्स भी उसी से आएंगे, दूसरे देशों से नहीं आ सकते। तो धीरे धीरे इंडिया अपनी डिफेंस संबंधित नीड्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है इंपोर्ट करने के लिए, बट एकदम से रशिया को नहीं छोड़ सकता। अब बात यह आती है कि बाइडेन तो कहते हैं रशिया के अगेंस्ट जो लड़ाई है ये डेमोक्रेसी के लिए धर्म युद्ध है। बट देखो बात यह है, क्या वास्तव में ऐसा है? और क्या वर्ल्ड की सारी डेमोक्रेसीज रशिया को कंडेम कर रही हैं, रशिया के अगेंस्ट जाके बोल रही हैं? आंसर है नो। सिर्फ इंडिया ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जिसने रशिया के खिलाफ स्टैंड लेने से मना कर दिया है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इवन टर्की जैसे देशों ने भी स्टैंड नहीं लिया है इस वार में रशिया के अगेंस्ट। बहुत सारी छोटी छोटी डेमोक्रेसीज हैं जिन्होंने रशिया के अगेंस्ट स्टैंड नहीं लिया है। तो यह कहना गलत होगा कि यह रशिया का यूक्रेन के ऊपर वार एक प्रकार से डेमोक्रेसी के लिए धर्म युद्ध है और इंडिया ने इस धर्म युद्ध में डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट देने से मना कर दिया है, और बहुत सारे देश हैं। दूसरी बात, कुछ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं कि इंडिया की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रशिया को कंडेम करे, क्योंकि ये यूक्रेन की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन का उल्लंघन है। कल भी हमने आर्टिकल में डिस्कस किया था, इंडिया हमेशा से ये स्टैंड लेता है कि कोई एक देश दूसरे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का वायलेशन ना करे। जैसे चाइना ने इंडिया की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का वायलेशन किया 1962 के वार में। तो कायदे से इंडिया को अभी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी यूक्रेन के पक्ष में कि रशिया ने जो कुछ किया वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का वायलेशन है, बट इंडिया ने मोरल स्टैंड नहीं लिया। अब देखो यहां पे ना हमेशा एक ना टकराव आता है। एक तरफ होता है मोरल स्टैंड, दूसरी तरफ होता है नेशनल इंटरेस्ट। रशिया ने जो कुछ किया वो मोरली देखो गलत है, ये बात सच है। वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ना इस इशू पर मोरल स्टैंड भी और नेशनल इंटरेस्ट भी दोनों सेम हैं। कैसे? रशिया ने जो किया वो गलत किया, ये वेस्टर्न कंट्रीज ने मोरल स्टैंड लिया, सही है। बट देखो रशिया वेस्टर्न कंट्रीज का दुश्मन है, रशिया कमजोर हो ये वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं, उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। तो वेस्टर्न कंट्रीज के लिए रशिया को कंडेम करना मोरली भी सही है और उनके नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी सही है। वो चाहते हैं रशिया लॉन्ग टर्म में कमजोर हो और दोबारा हिम्मत ना करे वार स्टार्ट करने की। बट इंडिया के लिए ना सिचुएशन अलग है। इंडिया के लिए मोरल स्टैंड तो ये है कि हां हमें रशिया को कंडेम करना चाहिए, रशिया की आलोचना करनी चाहिए वार स्टार्ट करने के लिए। बट नेशनल इंटरेस्ट अलग बात करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट ये कहते हैं कि अगर हमने रशिया को कंडेम किया तो रशिया के साथ दुश्मनी हो जाएगी, रशिया से हमें डिफेंस संबंधित इक्विपमेंट्स चाहिए। तेल तो चलो मैंने आपको बताया रशिया नहीं देगा तो कोई और देश दे देगा, लेकिन डिफेंस संबंधित जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जरूरतें हैं, वो एकदम से हम दूसरे देश से पूरा नहीं कर सकते। तो हमें रशिया की आवश्यकता है आज के समय में। और दूसरा देखो, चाइना हमारा मेन दुश्मन है,
चाइना और पाकिस्तान दोनों हमारे मेन दुश्मन हैं, लेकिन चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत गहरी हो रही है। रशिया को एकदम से हमने छोड़ दिया, मान लीजिए रशिया की आलोचना कर दी, तो रशिया अपनी दोस्ती इंडिया के साथ भूल जाएगा। कल को चाइना के साथ हमारी कोई लड़ाई हो जाती है तो कम से कम हमारे पास एक पत्ता रहेगा ना कि रशिया हमारा दोस्त है, मीडिएशन करवा सके या फिर रशिया चाइना को समझा सके, बैक चैनल टोक हो सके, कुछ भी हो सके। बट ये पॉसिबल नहीं होगा अगर इंडिया ने रशिया के साथ भी लड़ाई कर ली, रशिया की भी इंडिया ने आलोचना कर दी तो ये सब चीजें इंडिया ध्यान में रख के सोच रहा है कि रशिया की आलोचना करना हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मोरली बेशक सही हो सकता है कि रशिया की आलोचना करना मोरली सही है, क्योंकि रशिया जो कुछ कर रहा है वो मोरल्स के अगेंस्ट है, बट रशिया की आलोचना करना हमारे नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है, जब आपके सामने दो चीजों में से एक को चूज करना है, वो चीज जो मोरली सही है या फिर वो चीज जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है, तो विभिन्न देश क्या चुनते हैं? देखो ज्यादातर समय विभिन्न देश जो हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को ही चुनते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ना मोरल्स की कोई कीमत नहीं होती, एथिक्स की कोई कीमत नहीं होती, कीमत होती है नेशनल इंटरेस्ट की, कि आपके देश के क्या हित में है। राइटर एग्जांपल देते हैं, जैसे देखो यूएस ने इराक के ऊपर अटैक किया बिना यूएन के सैंक्शंस के। इराक की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का वायलेशन था, तो तब जो यूएस ने क्या किया, क्या वो मोरली गलत नहीं था? क्या वो एथिक्स के अगेंस्ट नहीं था? बिल्कुल था। इवन देखो इजराइल ने जो कुछ किया बिना यूएन के मैंडेट के, इजराइल ने काफी कब्जा कर रखा है। आप देखिए ईस्ट जेरूसलम पे कब्जा कर रखा है, गोलन हाइट्स पे कब्जा कर रखा है, इवन टर्की ने भी सीरिया की टेरिटरी पर कब्जा करके रखा है। इसके अलावा आज भी यूएसए की जो फोर्सेस हैं वो सीरिया की टेरिटरी पर मौजूद हैं। तो क्या ये सब चीजें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी का वायलेशन नहीं है दूसरे देशों का? इसका आंसर है यस। क्या ये मोरल्स के अगेंस्ट नहीं है? इसका आंसर है यस। तो बात ये है, ये तो वही वाली बात हो गई ना, मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टोमी, मतलब आप करो तो ठीक है और कोई दूसरा देश करे तो गलत है, ये वो वाली बात हो गई। तो इंडिया को ना एज सच वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, और जो वेस्टर्न कंट्रीज दबाव डाल रहे हैं इंडिया पे कि आप स्टैंड लो रशिया के अगेंस्ट, इंडिया को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से स्टैंड लेना चाहिए कि इंडिया के हित में क्या है, ना कि ये देखकर ये सोच के कि मोरली क्या गलत और सही है। वेस्टर्न कंट्रीज एथिक्स को इंटरनेशनल रिलेशंस में खुलेआम इग्नोर कर देते हैं, जबकि उनके इंटरेस्ट की बात आती है, उनके नेशनल इंटरेस्ट अगर दाव पे आते हैं तो इंडिया को भी वैसा ही करना चाहिए, लेकिन अच्छे पॉइंट्स रखकर। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर हैं, काफ़ी बढ़िया से पॉइंट्स रखते हैं, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में उन्होंने जवाब दिया है वेस्टर्न कंट्रीज़ के डिप्लोमेट्स को। जैसे कि आप हमें बोल रहे हो तेल परचेज करने के लिए, आज भी ज़्यादातर जो ऑयल है यूरोप परचेज कर रहा है रशिया से। मतलब इस प्रकार से जब डिप्लोमेसी में कम्युनिकेशन बढ़िया होता है ना, जवाब दिए जाते हैं तो नैरेटिव सेट होता है। तो इंडिया को भी ना जो इंडिया का स्टैंड है इस वार में वो जस्टिफाई करने की आवश्यकता है कि क्यों हमारा ये स्टैंड जो है वो जस्टिफाइड है। जैसे देखो 1957 की बात है, उस समय ना यूएसएसआर ने हंगरी के ऊपर अटैक कर दिया था, तो इंडिया के ऊपर उस समय भी काफ़ी दबाव था कि आप रशिया को यानी उस समय के यूएसएसआर को कंडेम कीजिए। तो नेहरू ने यह जवाब दिया था कि देखो नाम लेने से या फिर किसी देश को कंडेम करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस वार को रोकना है। यही स्टैंड आज के समय में इंडिया का है। इंडिया पीस चाहता है, इंडिया चाहता है कि ये वार जल्द से जल्द खत्म हो और बड़ी पावर्स के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए। मतलब जैसी भी इक्वेशंस बननी है वार खत्म होने के बाद में वैसी इक्वेशंस बन जाए, लेकिन वार जारी ना रहे। वार जारी रहता है ना तो इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत है। इंडिया मुश्किल सिचुएशन में आ जाता है। एक तरफ जहां ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंच रहा है, इंडिया नहीं चाहता कि ग्लोबल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचे, तेल के दाम बढ़े, फूड प्राइसेस बढ़े। इंडिया ये भी नहीं चाहता कि न्यूक्लियर वार हो, अगर किसी प्रकार का एस्केलेशन होता है। इंडिया चाहता है जल्द से जल्द वार खत्म हो और एनर्जी फोकस की जाए कुछ बड़े इश्यूज पे जो इंडिया के हित के हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज है, टेररिज्म है। तो इसलिए इंडिया का अभी जो न्यूट्रलिटी वाला स्टैंड है ना, इस पर इंडिया को कायम रहना चाहिए और रियलिस्टिक पॉलिसीज जो इंडिया अपना रहा है वही देश के लिए सही है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया।
चलते हैं आगे। इसके बाद देखो लास्ट जो आर्टिकल है ना वो हीट वेव से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। एक बार हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं हीट वेव के, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर काफ़ी सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं हीट वेव की, यानी काफ़ी सारे क्राइटेरियाज हैं हीट वेव्स के। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रीजन में टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 6.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे हीट वेव चल रही है। इसके अलावा अगर किसी रीजन में टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 6.4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे सीवियर हीट वेव देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और प्रकार का क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है सिर्फ प्लेन एरियाज़ के लिए। अगर प्लेन एरियाज़ में, अगर किसी पर्टिकुलर प्लेन एरिया में मैक्सिमम एक्चुअल टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मान लीजिए 46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया किसी प्लेन एरिया में, तो इसका मतलब वहाँ पर हीट वेव का एक्सपोजर है। और अगर किसी प्लेन एरिया में एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, मान लीजिए 48 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सपोजर है सीवियर हीट वेव का। तो ये हमने डेफिनेशन डिस्कस कर ली हीट वेव की। तो ये हमने बात की हीट वेव्स की डेफिनेशन की। देखो अब ना क्लाइमेट चेंज के कारण ना हीट वेव्स बढ़ती ही जा रही हैं, मतलब अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण एमिशंस ज़्यादा होते हैं। बट देखो इसके ना हीट वेव्स के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं जैसे बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वर्कर्स जो बेचारे धूप में काम करते हैं, उनकी सेहत पर काफ़ी ख़राब असर पड़ता है। ऑलरेडी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कईयों को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर हार्ट रिलेटेड कोई डिजीज़ है, वो डिजीज़ जो है ना वो और भी ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं हीट वेव्स की वजह से। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगते हैं, पानी के जो रिसोर्सेज हैं सूख जाते हैं टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। ज़्यादा एयर कंडीशनर्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कूलर्स की आवश्यकता होती है। अब एयर कंडीशनर ज़्यादा यूज़ होंगे, मतलब बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ ज़्यादा होगा, ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा, इन्वायरमेंट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्रीकल्चर की बात कर लीजिए, आपको पता है किसान तो देखो उनको तो खेतों में काम करना ही पड़ता है, गर्मी में काम करना पड़ेगा। दूसरा, फसलों की जो पैदावार है वो कम हो जाती है ज़्यादा हीट की वजह से। जैसे वीट उगाया, अब इतनी ज़्यादा धूप आ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, इस समय ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा गर्मी की, तो फाइनल जो प्रोडक्शन होगी वीट की वो रिलेटिवली कम होगी। जैसे एक आंकड़ा भी दिया हुआ है कि 20% कम प्रोडक्शन होगी इस बार ज़्यादा हीट होने की वजह से। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ, अब लोग ज़्यादा बीमार होंगे गर्मी की वजह से, ज़्यादा हॉस्पिटल्स जाएंगे तो हेल्थ पर ज़्यादा खर्चा होगा, अल्टीमेटली वो जीडीपी को एक लॉस है। वही पैसा यूज़ किया जा सकता था दूसरी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में अगर लोग कम बीमार पड़ते तो हीट वेव की वजह से। नेक्स्ट, क्या करना चाहिए इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए? सबसे पहले अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को एजुकेट करो कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे आपकी सेहत पर, आप इन्वायरमेंट पर, इकोनॉमी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कैसे कैंपेन चलाया जा सकता है, स्कूलों में, मीडिया में पब्लिक कैंपेन चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी का जो इंक्रीज़ है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा भी खपत होती भी है तो वो एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, ना कि फॉसिल फ्यूल से। रिन्यूएबल सोर्सेज से जब एनर्जी आएगी तो ज़्यादा जॉब्स भी जनरेट होंगी। नेक्स्ट, बिल्डिंग्स का डिज़ाइन देखो ऐसा होना चाहिए कि एयर कंडीशनर्स और बाकी इक्विपमेंट्स की जरूरत कम से कम पड़े। बिल्डिंग कोड अगर अच्छा होना तो जो एनर्जी आती है, मतलब बिल्डिंग ठंडी रहे, इस प्रकार से बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाए तो काफ़ी एनर्जी को हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंप्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कम से कम पानी वेस्ट करें, क्योंकि गर्मी की वजह से वैसे ही जो हमने डिस्कस किया वाटर सोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, पानी सूखने लगता है, इवन पॉन्ड्स में, लेक्स में। तो जो बारिश के थ्रू पानी आता है या फिर ऑलरेडी जो सरफेस वाटर है उसको हमें मैनेज अच्छे से करना चाहिए ताकि वाटर रिसोर्सेज को डिप्लीट होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट है इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कैन कोप विद द एक्सट्रीम टेम्परेचर। अब देखो रोड्स या फिर दूसरी बिल्डिंग्स हैं वो इस प्रकार से डिज़ाइन करवाई जाएं जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सकें। मतलब जो पहले हमने पॉइंट डिस्कस किया बिल्डिंग वाला, उसी पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है
कि बिल्डिंग्स, रोड्स ये ऐसे होने चाहिए कि बढ़ता हुआ टेम्परेचर सहन कर सके और ठंडे रहें। कंक्लूजन में ये कहा जाता है, देखो हीट वेव जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न है, इसको अर्जेंटली एड्रेस करने की आवश्यकता है। अब देखो एकदम से हमारे हाथ में तो है नहीं कि टेम्परेचर कम हो जाए धरती का, हम अडेप्ट कर सकते हैं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा है ह्यूमन हेल्थ पर, इन्वायरमेंट पर और इकोनॉमी पर। तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स ये होने चाहिए कि हम इस बढ़ते टेम्परेचर से अपने आप को अडेप्ट करें, और लॉन्ग टर्म तो देखो वो जो चल ही रहा है, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट है, उसके तहत विभिन्न देशों की कमिटमेंट्स हैं, एमिशंस को कम करना है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को कम करना है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज चल रही हैं। तो शॉर्ट टर्म में एडेप्टेशन पे फोकस करना है, लॉन्ग टर्म में मिटिगेशन पे फोकस करना है। एडेप्टेशन मतलब ये मान के चलना कि टेम्परेचर तो ज़्यादा ही है, बस अपने आप को बढ़ते टेम्परेचर के हिसाब से कैसे ढालना है। और मिटिगेशन में क्या होता है कि एवरेज टेम्परेचर को कम करना, जो लॉन्ग टर्म में होगा, ये होता है मिटिगेशन में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।